गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों का अभी का टॉपिक है थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग। डिफरेंट टाइप के डिजीज़ में डिफरेंट टाइप के ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो किस प्रकार की बीमारी में किस प्रकार के दवाइयों का उपयोग किया जाता है, इसका एक चार्ट हम बनाने वाले, इसी का हम बातें करेंगे। और यही पोर्शन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। जहाँ पे पूछा जाता है वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी इम्पोर्टेंट बता दूंगा, लेकिन इसको देखना एक बार ज़रूरी होता है कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों में दवाइयों का क्या उपयोग है, उसके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एंटासिड। इस एंटासिड के बारे में अगर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटासिड। एंटासिड नाम ही है, एसिडिटी को कम करेगा। हम लोग क्या होता है कि अक्सर तेलीय पदार्थ खाते रहते हैं, सरे गले खाना खा लेते हैं, कभी कभी बसिया वगैरह खा लेते हैं। उस वजह से क्या होता है, हमारे पेट में एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमें खुजलाना शुरू हो जाता है, हमें पेट में जलन देना शुरू हो जाता है, हमें डकार आने लगते हैं, खट्टे मीठे डकार आने लगते हैं, वो हमें उल्टी का कॉन्सेप्ट बनने लगता है। फिर से मतलब हमारे बॉडी में एक तरह से जी मिचलाने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ख़राब भोजन के खाने से या तेलीय पदार्थ के खाने से हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो उस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, एंटासिड खाते हैं। एंटासिड का काम होता है एसिडिटी को कम करना, यानी आपके बॉडी में जो अचानक एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया है, उस एसिड की मात्रा को कम कीजिए दवाई खा करके। तो लिखे हैं दैट सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ व्हिच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड। जो हमारे पेट में जो एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया है, उस एसिड की मात्रा को कम कर देगा। तो लाइन लिखे दैट सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ या ऐसे केमिकल व्हिच न्यूट्रलाइजेस, जो न्यूट्रलाइज करता है यानी नॉर्मल करता है यानी बैलेंस करता है किसको, द एक्सेस ऑफ एसिड। जो हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गया है, उस एक्सेस को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब बैलेंस करता है। एंड इंक्रीज द पीएच एट एप्रोप्रिएट लेवल, और हमारे पेट का पीएच जितने लेवल पे रहना चाहिए उस लेवल पे आकर के छोड़ देता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि एंटासिड हम तब खाते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, खट्टे मीठे डकार आने लगते हैं, तो उस समय भोजन पचते नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए, उस एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग बाहर से एंटासिड खाते हैं। जैसे एंटासिड का काम होता है, जो ओवर प्रोडक्शन जो हो रहा है एसिड का, हमारे पेट में जो तेज़ी से एसिड बन रहा है, उस बने हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कीजिए, कम कीजिए, और कम करके उतने पीएच पे लाइए जो हमारे पेट के लिए एक अप्रोप्रिएट लेवल होता है। तो दैट सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ व्हिच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड, जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एंड इंक्रीज द पीएच, और पीएच के वैल्यू को बढ़ाता है एट अप्रोप्रिएट लेवल, एक उचित लेवल तक, इन एस्टोमिक, पेट में, नॉन एज एंटासिड, वही जाना जाता है एंटासिड के नाम से। यानी सीधे समझिए ना कि एंटासिड वो केमिकल है जो पेट में बढ़े हुए एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है, और एक निश्चित पीएच पे ला करके छोड़ देता है। पेट में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो आप जानते होंगे एसिड का पीएच 7 से कम हो जाता है, तो हमारे पेट का पीएच का मान बहुत कम हो जाता है। तो ऊपर से बेसिक कंपोनेंट डाल देते हैं, जिस बेसिक के जाने से क्या होता है, धीरे धीरे उस बढ़े हुए एसिड को वो बेस ऊपर से आकर के न्यूट्रल करते रहेगा, और न्यूट्रल करके धीरे धीरे पीएच का मान बढ़ाते चलेगा। आगे बोल रहे हैं क्या चीज़, NaSO3। इसमें देखिए लाइन, आप इसके लिए एंटासिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से क्या होता है ना कि ये बेस पेट का पीएच मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है तो उससे दिक्कत क्या होती है, वो ज़रा सुनिएगा। दिक्कत ये होती है कि पेट का पीएच मान अगर ज़्यादा हो जाता है तो उल्टे क्या होता है, हमारे पेट में और ज़्यादा एसिड का मात्रा बढ़ने लगता है। क्योंकि अगर पेट हमारा बेसिक हो जाएगा तब तो भोजन पचेगा नहीं, उसको तो एसिडिक होना चाहिए पेट में। तो ये सब ज़्यादा अच्छे बेस होने की वजह से बेस की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, और बेस जब हमारे पेट में ज़्यादा हो जाएगा तो उस वजह से भोजन का पचना बंद होने लगेगा, और हमारा पेट क्या करेगा, तेज़ी से एसिड की मात्रा बढ़ाने लगेगा। तो एक और हमारे पास परेशानी का सामना हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसको इस्तेमाल करना उतना ज़्यादा खतरनाक, मतलब वो उतना ज़्यादा लाभप्रद नहीं होता है, ये परमानेंट इलाज हमारे लिए नहीं होता है। दूसरा बात, इसकी खासियत क्या होती है कि ये एसिडिटी को कम ज़रूर करता है,
एसिडिटी को कम करता है, लेकिन बस सिम्टम को कम करता है, कॉज को कम नहीं करता है। ये लाइन में अगले लाइन में लिखा हुआ हूँ कि ये लक्षणों पे उपचार लगाया जाता है, कारणों पे नहीं लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये लाइन बता रहा है कि दिस ट्रीटमेंट कंट्रोल्स ओनली सिम्टम। जैसे किसी के पेट में एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया, अब आप इनमें से किसी बेस का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो आप देख रहे थे, ये जो आप बेस देख रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, इनमें से किसी को आप लेंगे ना तो एसिडिटी को कम ज़रूर कर देगा। मतलब ये एसिडिटी को कंट्रोल तो कर देता है, लेकिन किन कारण से एसिड का मात्रा ज़्यादा हुआ है उस कारण को कंट्रोल नहीं करता है। तो बताइए, कुछ पल के लिए तो हमारा पेट सही हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही इस बेस का प्रभाव कम होगा, इस एंटासिड का प्रभाव कम होगा, फिर हमारा वही हाल हो जाएगा। मतलब इससे परमानेंट ट्रीटमेंट हमारा नहीं हो सकता है। तो लाइन यही बोल रहा है, दिस ट्रीटमेंट, ये जो इलाज है, कंट्रोल्स ओनली सिम्टम, ये लक्षण को कंट्रोल करता है। मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गया है तो उसको कुछ पल के लिए कम ज़रूर कर देगा, लेकिन किन कारण से एसिड का मात्रा ज़्यादा हुआ उस कारणों को कंट्रोल नहीं करता है। और कारण को जब तक कंट्रोल नहीं करेगा दवाई, बताइए, जब तक उस दवाई का प्रभाव रहेगा ठीक हो जाएगा, जैसे उस दवाई का प्रभाव खत्म हुआ वो फिर से वही का वही हो जाएगा। तो इसलिए इससे परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है। तो परमानेंट इलाज के लिए हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग एक नया दवाई लेते हैं जिसका नाम होता है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन जिसको टेगामेट बोलते हैं, और दूसरा होता है रेनेटिडिन। रेनेटिडिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एसिलॉक के नाम से जानते हैं, या जेंटालेक बोलते हैं, या आप जानते होंगे डाइजिन का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए। इन सब का काम क्या होता है? सिमेटिडिन हो या रेनेटिडिन हो, मतलब एसिलॉक लीजिए, जेंटाक लीजिए या डाइजिन लीजिए, इन सब का काम होता है जो पेट में एसिड की मात्रा बढ़ रहा है ना, उसको रोक दीजिए। जब एसिड का उत्पन्न होना ही बंद हो जाएगा तो एसिड का मात्रा ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, तो एसिड का मात्रा बनना ही रोक देगा। तो ये सब हमारे लिए परमानेंट इलाज के उपाय बनते हैं। इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ एसिड। हमारे पेट में एसिड की मात्रा जो बढ़ रहा है उसको ये प्रिवेंट करता है, उसको ये रोक देता है। लेकिन उससे पहले जो आप देखे थे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो सब कंट्रोल नहीं करता था, प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करता था। अगला देखिए है एंटीहिस्टामाइन। अब एंटीहिस्टामाइन को देखिए क्या बोल रहा है, तो दैट केमिकल, ऐसा केमिकल व्हिच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन, जो हिस्टामिन के एक्टिविटी को कम कर देता है, वही जाना जाता है किस नाम से? एंटीहिस्टामिन के नाम से। अब बोलेगा हिस्टामिन का क्या प्रभाव होता है, हिस्टामिन का क्या कारण होता है? तो जैसे आपके गले में, नाक में, आँख में, कभी त्वचा में फुंसी आ जाता है, इन सब में खुजलाना शुरू हो जाता है, मौसम का प्रभाव आने लगता है, एलर्जी, समझिए ना, एलर्जी हो जाता है आपको, वायुमंडल का एलर्जी हो या पानी की एलर्जी हो या धूल कण की एलर्जी हो, किसी भी चीज़ का एलर्जी अगर हो जाता है तो एलर्जी के टाइम में ही हिस्टामाइन जनरेट होता है, और उस हिस्टामाइन को कम करने के लिए हम लोग क्या दवाई खाते हैं? एंटीहिस्टामाइन खाते हैं। दैट केमिकल, ऐसा केमिकल व्हिच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन। हमारे बॉडी में जो हिस्टामिन जनरेट करने लगते हैं, हमारे बॉडी में जो हिस्टामिन आने लगता है एलर्जी के कारण, तो उस एलर्जी के कारण उत्पन्न हिस्टामिन को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एंटीहिस्टामिन का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीहिस्टामिन क्या करेगा? एलर्जी को कम कर देगा। जैसे इसके दवाई का नाम देखिए, ब्रोमोफेनिरामिन। अब देखिए इसी को दूसरे नाम से जानते हैं डाइमेटैप या डाइमेटेन। इसी तरह से एक और है हमारे पास टर्फेनाडिन, या इसी को आप बोलते हैं सेल्डेन। अगला देखिए, अगला है सेट्रिजिन, या इसी को बोलते हैं बेनाड्राइल। तो ये सब क्या है? एंटीहिस्टामिन के हमारे दवाई सब का नाम है। तो ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस जानकारी के लिए रखना है कि हिस्टामिन को कम करने के लिए, हिस्टामिन की एक्टिविटी को, एलर्जी की एक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग कौन सा दवाई खाते हैं? एंटीहिस्टामिन दवाई खाते रहते हैं, वो एलर्जी को कम करते रहता है। अगला देखिए, अगला है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकली यानी समझिए मेंटल कॉज को कम कंट्रोल करेगा। दैट ड्रग, ऐसे ड्रग व्हिच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल होता है रिलीफ मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव को कम करने के लिए
जिस दवाई का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। या एनेक्सिटी मतलब चिंता को, एनेक्सिटी या मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव हो जाए या चिंता हो जाए, समझिए पागलपन के लक्षण अगर आने लगे, बेवजह बोलना शुरू हो जाता है, पागलपन के लक्षण अगर आने लगते हैं, तो उस समय न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम रखा गया है ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है? प्रशांतक। इसको देखिएगा तो ये बता रहा है दैट केमिकल, ऐसे केमिकल विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, तनाव, मेंटल डिजीज, मानसिक बीमारी, हल्के फुल्के मानसिक बीमारी जो आते रहते हैं, चिंता वगैरह जो ज़्यादा होते रहते हैं, मेंटल प्रेशर जो हो जाता है, तो वही अवस्था को हम लोग बोलते हैं, उस समय जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं वही ट्रैंकुलाइजर अवस्था होता है। ऐसे केमिकल जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, दिमागी बीमारी, मेंटल डिजीज को कम करने के लिए, वही जाने जाते हैं किस नाम से? ट्रैंकुलाइजर के नाम से। अब डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, डिप्रेशन में ही तो ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन जिसको बोलते हैं वही तो है मेंटल डिजीज, जिसको आप स्ट्रेस बोल रहे हैं। अब देखिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, उसके कुछ नाम दिए गए हैं। क्लोरडाइजेपोक्साइड या इक्वानिल बोलिए या वैलियम बोलिए, वैलियम, या सेरोटोनिन बोलिए, सेरोटोनिन, या मेप्रोबामेट बोलिए, या वर्नाल बोलिए, या बारबेट्यूरिक एसिड देखिए, या ल्यूमिनल बोलिए, या शकनल बोलिए। ये सब हमारे पागलपन के दवाई है। इससे आप जो कभी कभी पागलपन के लक्षण जो आ जाते हैं, आदमी अधिक बोलने लगता है, वो मेंटल चिंता में ज़्यादा चला जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, प्रेशर महसूस करने लगता है, तो उस समय इसी सब दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है किसके इलाज के लिए? तनाव के इस्तेमाल के लिए, स्ट्रेस के इस्तेमाल के लिए, या डिप्रेशन आप बोल सकते हैं, या मेंटल डिजीज, तो छोटे मोटे दिमागी बीमारी होते रहते हैं, मानसिक बीमारी होते रहते हैं, उसको कम करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आप देख सकते हैं क्लोरडाइजेपोक्साइड है, इक्वानिल है, वैलियम है, सेरोटोनिन है, मेप्रोबामेट है, वर्नाल है, बारबेट्यूरिक एसिड है, ल्यूमिनल है, शकनल है। ये सब पागलपन के इलाज के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक यानी यह है ज्वरनाशी, और एनाल्जेसिक इसका मतलब यह है पीड़ानाशी, दर्दनाशक। देखिए बोल रहा है दैट ड्रग, ऐसे दवाई विच इज यूज, जिसका इस्तेमाल होता है फॉर टू रिड्यूस फीवर, टेम्परेचर को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए जिस दवाई का इस्तेमाल करते हैं ना, वही जाना जाता है किस नाम से? एंटीपायरेटिक ड्रग के नाम से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। ऐसे मेडिसिन जिसका इस्तेमाल किया जाता है बुखार को कम करने के लिए। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीवीआई। दैट ड्रग, ऐसे ड्रग विच इज यूज, जिसका इस्तेमाल होता है, जिसका उपयोग होता है टू रिड्यूस फीवर, फीवर को कम करने के लिए, हाई फीवर को कम करने के लिए, हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए जिस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक, यानी ज्वरनाशी, बुखार नाशक है। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है दैट केमिकल, ऐसे केमिकल विच रिड्यूस पेन, जो दर्द को नाश करता है, दर्द को कम करता है, विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, मतलब सचेतन अवस्था में रहेगा। ऐसा नहीं कि बेहोश हो जाएगा तब दर्द कम हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बेहोश होकर दर्द को कम नहीं करेगा, आप होश में ही रहेंगे, आप सचेतना अवस्था में ही रहेंगे, लेकिन आपके दर्द को अगर कम हो रहा है, दर्द को कम कर रहा है, तो वैसे मेडिसिन को, वैसे ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक बोलते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम दो दवाई लिख रहे हैं, एक एस्पिरिन और दूसरा है पैरासीटामोल। ये एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? एंटीपायरेटिक, मतलब बुखार को कम करने के लिए भी लिया जा सकता है, या दर्दनाशक भी होता है, एनाल्जेसिक भी होता है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एस्पिरिन और पैरासीटामोल इसका इस्तेमाल किया जाता है बुखार को कम करने के लिए, और एनाल्जेसिक इसका मतलब दर्दनाशक के रूप में और ज्वरनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सचेत की अवस्था में रहेंगे, आप होश में ही रहेंगे, और आपके दर्द अगर कम हो जाते हैं दवाई से, तो वही हमारा होता है एनाल्जेसिक। अच्छा, दूसरा ऐसा भी तो दवाई बनेगा ना जो दर्द को तो कम कर देगा, लेकिन आप उस समय बेहोश हो जाएंगे। जैसे किसी को ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन करने के दौरान जहाँ पे उसको ऑपरेट किया जाएगा उस पोजीशन को शून्य कर दिया जाता है, तो वहाँ पे भी दवाई यूज़ किया जाता है। तो उसके बारे में आगे हालांकि बातें करना है। देखिए लाइन, ऐसे ड्रग जिसका इस्तेमाल किया जाता है फीवर को कम करने के लिए, या फिर से आप बोल सकते हैं टेम्परेचर को कम करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक ड्रग बोलते हैं। और ऐसा केमिकल जिसका इस्तेमाल होता है पेन को कम करने के लिए, पेन किलर के रूप में, पेन रिलीफ के रूप में, दर्दनाशक के रूप में, सचेत में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बेहोश हो जाएगा, होश में रहने के साथ पेन को भी कम कर देगा, दर्द को भी नाश कर देगा, दर्द को कम कर देगा। तो ऐसे ड्रग का नाम क्या रखा जाता है? एनाल्जेसिक रखा जाता है। जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? एंटीपायरेटिक होते हैं, मतलब ज्वरनाशक भी होते हैं, और साथ में एनाल्जेसिक करने का मतलब पीड़ानाशक होते हैं, दर्दनाशक होते हैं। अगला बातें करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला है एनाल्जेसिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो दर्दनाशक है ना, ये दर्दनाशक को 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। पहला क्या है? नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक में क्या लिखा है? नॉन एडिक्टिव, यानी लत नहीं लगेगा। दर्द का विनाश होगा, दर्द को कम जरूर करेगा, लेकिन उस दवाई का लत नहीं लगेगा। इसका मतलब ज़्यादा लंबे समय तक अगर उस दवाई का सेवन किया जाए तो उसकी आदत नहीं हमें पड़ जाती है। जैसे उस दवाई का सेवन छोड़ देंगे फिर उसकी लत नहीं लगेगी हमें। दर्द तो नाश हो ही जाएगा, साथ में उसकी लत नहीं लगेगी। लाइन यही बोल रहा है, इट रिड्यूसेस पेन, ये दर्द को कम कर देता है, और नॉन एडिक्टिव, और आदत नहीं लगाता है। जैसे आप ले सकते हैं एस्पिरिन है आपका, पैरासीटामोल है, इबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है, तो ये सारे के सारे जो दवाई होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन नार्कोटिक होते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो है नार्कोटिक। नार्कोटिक मतलब जिसका हमें लत लग जाएगा। नार्कोटिक डिपार्टमेंट आप बार बार मीडिया में सुनते होंगे। तो ये नार्कोटिक ड्रग है जिसको आप क्या बोलते हैं? एडिक्टिव बोलते हैं। एडिक्टिव कहने का मतलब जिसका लत लग जाता है मुझे, तो एडिक्टिव ड्रग है। इट रिड्यूसेस पेन, ये दर्दनाशक ज़रूर होते हैं लेकिन एडिक्टिव इन नेचर, और स्वभाव से एडिक्टिव होते हैं। यानी लंबे समय तक इसका अगर सेवन किया जाए तो लंबे समय तक सेवन करने के बाद हमें इसकी लत लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे लाइन क्या बोल रहा है, जैसे एग्जांपल में आप मॉर्फिन ले सकते हैं, हेरोइन ले सकते हैं, कोडाइन ले सकते हैं। अच्छा, अगला लाइन देखिए, एक लाइन बोल रहा है आपके लिए जानकारी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एस्पिरिन ऑल्सो यूज इन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में दिल का दौरा जो पड़ता है उसमें आप एस्पिरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कहीं किसी को कट जाता है और कटने के बाद ब्लड नहीं रुकते रहता है तो वहाँ पे भी एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग टाइम उसका कम होता है। अच्छा, तो इस तरह से आप अभी तक के सारे बातों को देख लिए। आप देख रहे थे डिफरेंट डिजीज़ में होने वाले थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग के डिफरेंट क्लास देख रहे थे। इसमें देखिए पहला मैंने पढ़ा है एंटासिड, जो एसिडिटी को कम कर देता है। इसमें आप ये सिमेटिडिन लीजिए, रेनिटिडिन लीजिए, एसिलॉक्जेंटेक जिसको बोलते हैं। अगला था एंटीहिस्टामिन, जो एलर्जी को कम कर देता है। टर्फिनाडिन, सेल्डेन, सेट्रेजिन या वेनाड्राइल लेते हैं, डाइमेटैप लेते हैं, डाइमेटेन लेते हैं। इस तरह से न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होते हैं जो मानसिक तनाव को कम करता है। इसको 2 भागों में बांटे थे, ट्रैंक्विलाइजर के रूप में, और दूसरा था एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक के रूप में। फिर से ये एनाल्जेसिक 2 भागों में बढ़ गए थे। एक का नाम रखा था नॉन नार्कोटिक और दूसरे का नाम रखा था नार्कोटिक। इसके बाद फिर कुछ और बातें, ये नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, इतने टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण थे, और इसकी बातों को फिर से आगे हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।